आज की क्लास का टॉपिक है हमारा अंतः केंद्रित घनीय संरचना या काय केंद्रित घनीय संरचना या बॉर्डिक क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना या काय केंद्रित घनीय संरचना या इसको बोलते हैं बीसीसी। अब बात करते हैं बेटा इसकी बीसीसी की। तो बीसीसी क्रिस्टल में बीसीसी क्रिस्टल के अंतर्गत एक एक परमाणु तो घनीय जालक के प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है, अर्थात इसके अंतर्गत एक एक परमाणु घनीय जालक के प्रत्येक कोने पर, ओके बेटा, एवं एक परमाणु उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर उपस्थित होता है तथा कोनों के परमाणु परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं, जबकि केंद्र का परमाणु सभी कोने के परमाणुओं को स्पर्श करता है। तो बेटा ये संरचना मैं आपको 3D में तो शो नहीं कर सकता, जितनी संभावना होगी आपको यहीं शो करके दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा बीसीसी, बना लेते हैं। ओके बेटा, सिंपल क्यूबिक में क्या बताया, इसके अंतर्गत प्रत्येक कोने पर एक एक इलेक्ट्रिक पॉइंट या एक एक एटम होता है। बीसीसी में कोनों पे तो होगा ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एक परमाणु इसके केंद्र पर रहता है। सिंपल क्यूबिक में क्या था, ये इसको स्पर्श कर रहा था, ये इसको स्पर्श कर रहा था, ये इसको स्पर्श कर रहा था, ये इसको स्पर्श, 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 ये इसको स्पर्श। लेकिन इसके अंतर्गत ये परस्पर कोने के परमाणु स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन ये केंद्र का परमाणु है वो एक दूसरे को स्पर्श करता है। जैसे संरचना बनाने का प्रयास करते हैं बेटा इसकी। ये हमारा केंद्र का परमाणु, तो एक परमाणु ये आ गया, एक परमाणु ये आ गया, एक परमाणु ये आ गया, एक परमाणु ये आ गया। ऐसे ही एक इसके पीछे होगा, तो एक परमाणु ये इसके पीछे होगा, एक परमाणु इसके पीछे होगा, एक परमाणु इसके पीछे होगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, एक परमाणु इसके पीछे होगा। लेकिन ये इसके नीचे है, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये आपस में टच नहीं कर रहे, लेकिन ये सभी किसको टच कर रहे हैं, इस केंद्र वाले परमाणु को। तो ये जो संरचना होगी वो बीसीसी की होगी। जैसे कि अभी मैं आपको बुक का डायग्राम दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये जो डायग्राम है, ये ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ये ऊपर वाला परमाणु, ये नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ये कौन सा परमाणु, केंद्र वाला परमाणु। ये परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन ये केंद्र वाला परमाणु इन सभी परमाणु क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यही होती है हमारी बीसीसी या अंतः केंद्रित घनीय संरचना या काय केंद्रित घनीय संरचना। अब इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। बीसीसी क्रिस्टल में केंद्र पर स्थित परमाणु समान दूरी पर स्थित 8 परमाणुओं को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। अभी बताया ना कि जो केंद्र का परमाणु है वो सबको स्पर्श करेगा, लेकिन कोने के परमाणु स्पर्श नहीं करेंगे। तो बीसीसी के अंतर्गत केंद्र का
जो एटम है या लैक्टिक पॉइंट है वो कोनों के सभी, और कोनों पे कितने एटम या कितने लैक्टिक पॉइंट 8, तो इसलिए BCC की जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी 8, जबकि सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताइए बेटा 6। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लैक्टिक पॉइंट, लैक्टिक कांस्टेंट है जालक नियतांक। जालक नियतांक, तो इसके लिए सबसे पहले हम संरचना लेते हैं किसकी बेटा BCC की। तो ये रही हमारी BCC की संरचना, वन जा मेरी BCC की संरचना, बन जा तू मेरी रानी। ओके बेटा, अब इसमें शो करना है, देखो नामकरण। हाँ तो बेटा ये बनाते हैं हम संरचना, नामकरण करते हैं इसका A पॉइंट V C D E F G और H। ये है हमारा केंद्र का एटम, केंद्र का एटम, ये इस A कोने का एटम और ये इस G कोने का एटम। ये केंद्र का एटम तो सबको स्पर्श करता है, लेकिन ये परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं। तो इनके मध्य की दूरी A से लेके G तक की दूरी, ये जो AG होगी, ये बेटा हमारी यहाँ होती है लैक्टिक कांस्टेंट, या कहें हम जालक नियतांक। अर्थात AG बराबर इस एटम की त्रिज्या R प्लस मध्य वाले एटम का तो क्या आएगा व्यास 2R प्लस R, अर्थात A बराबर 4R, तो R बराबर A/4, R बराबर मिलेगा हमको A/4। वापस बेटा AG बराबर आएगा हमारा 4R, लेकिन हमें निकालना लैक्टिक पॉइंट। लैक्टिक पॉइंट बताया था हमने, दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी, इनके मध्य दूरी नहीं, इसके मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य। तो बेटा इसके लिए हमने A को मिला दिया F से, तो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, इन दोनों के मध्य की दूरी निकाल लें, इन दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी हमारा लैक्टिक पॉइंट। तो देखो बेटा त्रिभुज है आपका, त्रिभुज AGF, त्रिभुज AGF में क्या आएगा AG स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, और AG का मान क्या 4, तो 4R स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, AE का मान AF स्क्वायर, F पॉइंट है AF स्क्वायर, AF का मान है आपका A स्क्वायर, FG का मान है आपका A स्क्वायर। बेटा ये AG बराबर आएगा AF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, अर्थात AG स्क्वायर AF। अब इस डायग्राम को देखो, इस त्रिभुज को, त्रिभुज EAF। अब यहाँ से किसका मान निकालें हम AF का, तो AF बराबर क्या आएगा AE स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा FG स्क्वायर, क्योंकि लैक्टिक पॉइंट A होता है और निकटवर्ती, ये निकटवर्ती थोड़ी ये तुमने मिलाए, ये निकटवर्ती होंगे, ये निकटवर्ती होंगे, ये निकटवर्ती होंगे। तो AG स्क्वायर का मान 4R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या 16R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, या 4R बराबर √3A, या A बराबर 4R/√3। तो BCC के लिए बेटा जो लैक्टिक कांस्टेंट आता है A बराबर आता है 4/√3। एक बार वापस समझ लो, एक बार वापस शुरू से निकालते हैं BCC के लिए लैक्टिक पॉइंट। सबसे पहले बनाते हैं हम BCC की स्ट्रक्चर बेटा। नामकरण कर देते हैं, नामकरण क्या आएगा, इसका नाम A B C D E F G H।
अब ये एटम, ये केंद्र वाला एटम, ये एटम, ये परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये जो दूरी होगी हमारी, ये दूरी होगी हमारी 4r। ये दूरी कहलाएगी बेटा हमारा 4r। अब लेकिन लैक्टिक पॉइंट होगा हमारा या तो इन दोनों के मध्य, या इन दोनों के मध्य, या इन दोनों के मध्य। तो ए का मान निकालना है, तो देखो बेटा इसके लिए हम ए को मिलाया एफ से। अब त्रिभुज देखो, ये हमारा हो गया ए जी, तो त्रिभुज ए जी एफ में क्या मिलेगा, ए जी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। एफ जी का मान क्या आएगा, ए आएगा, दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी, लेकिन ये निकटवर्ती नहीं है। और ए एफ का मान कहाँ से मिलेगा, त्रिभुज ई ए एफ से ए एफ का मान आएगा ए ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका मान ए स्क्वायर, इसका मान ए स्क्वायर, और ए जी का मान 4, तो 4r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 4r का स्क्वायर बराबर 3, ए स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया 4r बराबर √3, या r बराबर 4r, ए बराबर 4r अपॉन √3 है। तो लैक्टिक कांस्टेंट होता है VCC के लिए, तो 4r अपॉन √3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकक कोष्ठका का आयतन। एकक कोष्ठका का आयतन बेटा, एकक कोष्ठका का आयतन का फॉर्मूला V बराबर ए क्यू। तो V बराबर ए का मान क्या है, 4r बटे √3 का क्या करें क्यू। V बराबर 4 का क्यूब 64, r क्यूब बटे 3 का क्यूब करेंगे। देखो √3 अर्थात 3 है, इसकी पावर कितनी है 1/2, इसका क्या करो 3, तो 3/2, तो यह रहेगा हमारा 3√3। BCC के लिए एकक कोष्ठका का आयतन आता है 64 r क्यूब बटे 3√3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। तो इसमें सबसे पहले तो आएगा जो 8 कोने के परमाणु हैं। अब 8 कोने के परमाणु तो क्या बन जाएगी हमारी सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक में क्या निकाला हमने 8 गुणा 1/8 बराबर क्या आया 1। और सेकंड आएगा इसमें केंद्र पर, केंद्र पर कितना एटम, 1 एटम, तो टोटल कितना आएगा 1 + 1 बराबर 2 एटम। अर्थात BCC स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2। नेक्स्ट है एकक कोष्ठका में परमाणुओं का आयतन। एकक कोष्ठका में परमाणुओं का आयतन। एकक कोष्ठका के अंतर्गत परमाणुओं का आयतन किससे निरूपित करते हैं बेटा, Bm से। इसका फॉर्मूला बताया, प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का आयतन, या Vm बराबर प्रत्येक कोष्ठका में परमाणु संख्या कितनी 2, एक परमाणु का आयतन आया 4/3 πr³, तो V बराबर 8/3 πr³ Vm। तो BCC के लिए एकक कोष्ठका का जो आयतन होता है 8/3 πr³। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पैकिंग फैक्टर Bm/B, अर्थात एकक कोष्ठका में परमाणु का आयतन बटे एक कोष्ठका का आयतन इंटू 100%, 8/3 πr³ 64 r³ बटे 3√3 इंटू
100%, काटो पीटो तो क्या मिल जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 8 8 64 तो √3/8 पाई इंटू 100%, आर क्यू से आर क्यू या 68%। तो BCC के लिए जो पैकिंग फैक्टर का मान होता है वो 68%, और इसके लिए वर्ड स्पेस मान कितना आएगा, 100 - 68 बराबर मिलेगा 32%। चूँकि BCC के लिए पैकिंग फैक्टर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए BCC स्ट्रक्चर SC स्ट्रक्चर की तुलना में अधिक सुसंकलित होती है। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सोडियम, लिथियम, ETC। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा BCC के अंतर्गत अभाज्य कोष्ठका के मूलभूत सदिश। तो बेटा इसको हम 3D में तो बना नहीं सकते, हमने इसके एक कोष्ठका के लिए बनाया। तो ये हमारा है डायग्राम अभाज्य कोष्ठका के मूलभूत सदिश। तो देखो उपर्युक्त डायग्राम से स्पष्ट है कि A वेक्टर किसके बराबर बेटा, OA वेक्टर, V वेक्टर किसके बराबर, V OF वेक्टर, और C वेक्टर किसके बराबर, OC वेक्टर। तो C वेक्टर है बेटा हमारा OC वेक्टर, और OC वेक्टर किसके बराबर आएगा, इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज COP। तो OC वेक्टर बराबर मिलेगा आपको OP वेक्टर प्लस, OC वेक्टर मिलेगा OP वेक्टर प्लस PC वेक्टर, या C वेक्टर बराबर OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस QC वेक्टर। अब देखो ये वाला डायग्राम से, इसको बोलूँ मैं डायग्राम फर्स्ट त्रिभुज, इसको बोलूँ सेकंड त्रिभुज। सेकंड त्रिभुज से यदि मैं PC वेक्टर का मान निकालूँ तो क्या आएगा, PQ वेक्टर प्लस CQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर प्लस QC या CQ वेक्टर, या C वेक्टर बराबर OP वेक्टर। देखो OP वेक्टर, OP वेक्टर का जो मान आएगा बेटा, OP वेक्टर है हमारा किस साइड में है, एक्स की दिशा में, लेकिन ऋणात्मक। OP वेक्टर का है हमारा ऋणात्मक, तो माइनस A/2 I कैप। PQ वेक्टर A/2 J कैप, A/2 K कैप। क्योंकि PQ और QC कहाँ है, जेड एक्स में, वो भी कैसे, धनात्मक में, और आधे आधे तो क्या लिख दिया हमने, A/2 क्योंकि किसके बराबर हैं, R बराबर क्या आया था हमारा, A/2। और OP वेक्टर का है हमारा एक्स अक्ष में, कौन सी, ऋणात्मक एक्स अक्ष में। तो इसलिए जो C वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी हमारी, माइनस के A वेक्टर/2 प्लस A वेक्टर/2 प्लस K वेक्टर/2, या तो बेटा ये जो C वेक्टर का मान आया, क्यों आया, क्योंकि अंत केंद्रीय घनजालक का जो केंद्र O है, इस मूल बिंदु से संलग्न एकक कोष्ठकाओं के मध्य केंद्र पर स्थित परमाणुओं को मिलाने वाले सदिश ही अभाज्य सदिश होंगे। अर्थात इसका आधा अभाज्य सदिश, इसको आधा अभाज्य सदिश। तो A वेक्टर OA वेक्टर के, B वेक्टर OF के, C वेक्टर OC के। तो C वेक्टर किसके बराबर, OC OP प्लस PC। इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया हमारा। इसी प्रकार जो हमारा B वेक्टर Y, या फिर इसको यहीं से सॉल्व करें तो C वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा हमारा, A/2 I कैप माइनस J कैप, A/2 माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। इसी प्रकार B वेक्टर बराबर क्या आएगा हमारा, A/2 I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। और C वेक्टर किसके बराबर आएगा,